मोदी गवर्नमेंट का ये तीसरा टर्म कंटिन्यूली वो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने तीसरी बार शपथ ले ली है प्रधानमंत्री पद की। तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, निर्मला सीतारमण, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने कल ही अपना जो यूनियन का बजट होता है उसको पेश किया हुआ है। अब ये जो बजट पेश किया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर में, इस पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिज्म हमको देखने को, बहुत ही ज़्यादा आक्षेप और बहुत ही ज़्यादा इसको ये एक टाइप से विरोध हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस जो बजट में निर्मला सीतारमण ने जो डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पर जो टैक्स स्लैब्स होते हैं सैलरी या बिजनेस पर्सन्स के लिए, उसको सो मोटा मोटा एज इट इज ही रखा गया है। कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। 5 से 7 लाख जो कमा रहे हैं उनके लिए, या 7 से 10 लाख उन जिनके लिए कमा रहे हैं उनके लिए 7%, 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 12%, ये जो स्लैब जो पहले था वैसा ही रखा गया है। लेकिन इस जो यूनियन बजट में है, आंध्र प्रदेश और बिहार, इनको जो एक स्पेशल पैकेज दिया गया है, उसके लिए बहुत सारा गैर भाजपा जो स्टेट्स हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो सारे मुख्यमंत्री, वो सारी सरकार की राज्य सरकारें जो है एक टाइप से विरोध कर रहे हैं, और नीति आयोग का जो मीटिंग होती है उस पर बहिष्कार कर रहे हैं। उस पर जाने के लिए सीधा ना बोल दिया जा रहा है। तो ये जो क्रिटिज्म हो रहा है मोदी गवर्नमेंट पर ये तीसरे टर्म में, ये क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जब यूनियन मिनिस्टर ने ये बजट पेश किया हुआ है, इस बजट से पहले बिहार के तरफ से नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने, इन दोनों ने, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत से जीत कर आई थी, और उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी सत्ता जो है उसको स्थापित किया था। तो तब से ही चंद्रबाबू नायडू ने और बिहार से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर बनाना चालू कर दिया था कि वो आंध्र प्रदेश को और बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। आंध्र प्रदेश जो है उसका डिवाइडेशन हो चुका है। एक तेलंगाना करके आंध्र प्रदेश से राज्य बना है, जहां पर आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना में चली गई। तो फिलहाल पिछले 10 साल से आंध्र प्रदेश के पास कोई भी राजधानी नहीं है, कोई भी कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल बनाने के लिए और आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और बिहार जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जहाँ पर अनडेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा है और विकास करने के बहुत ही ज्यादा वहां पर लोगों की उम्मीदें हैं, उसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। ये बिहार और आंध्र प्रदेश की जो एक मांग थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दरकिनार कर देती है, और उनके लिए एक स्पेशल पैकेज जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है। लगभग 15,000 करोड़ का आंध्र प्रदेश को दिया है, उससे ही मिलता जुलता कम ज्यादा जो है बिहार के गवर्नमेंट को दिया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार की गवर्नमेंट, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के जो नीतीश कुमार बोलना था मुझे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ये जो यूनियन बजट पेश किया गया है और उनकी सरकारों को जो पैकेज दिया गया है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कैपिटल डेवलप करनी, राजधानी बसानी है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप करना है, उसके लिए दिया गया है। बिहार में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवे बनाने हैं, उसके लिए पैसा दिया गया है। तो इन दोनों को छेड़ के बाकी कुछ राज्यों को कुछ मिला नहीं है, ऐसा क्रिटिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जा रहा है, स्पेशली पंजाब की तरफ से। क्योंकि पंजाब में आपको पता है, आप आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, भगवंत मान नीति आयोग की मीटिंग में आने से मना कर देते हैं। पंजाब को निगलेक्ट किया गया है, पंजाब के लिए इस यूनियन बजट में कुछ दिया गया नहीं है। तेलंगाना में भी जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी इसी टाइप से जो है क्रिटिज्म गवर्नमेंट पर कर रहे हैं कि तेलंगाना को कुछ दिया गया नहीं है। कर्नाटक में भी जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कर्नाटक भी नीति आयोग की मीटिंग में नहीं आ रही है, क्योंकि कर्नाटक को जो है इमरजेंसी फंड दिया गया नहीं, कुछ दिया गया नहीं कर्नाटक को। इसमें बढ़ चढ़कर जो है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन, ये सबसे ज्यादा आगे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते हुए बोला हुआ है कि ऐसा जो बजट पेश किया गया, इससे आप लास्ट टाइम में आइसोलेटेड हो जाओगे। बहुत ही ज्यादा एम के स्टैलिन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को और निर्मला सीतारमण को क्रिटिसाइज किया गया है, और इसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बजट एम के स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है। तो जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो सारे इस बजट से लेके निराश हुए हैं, हताश हुए हैं, और यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री का ये तीसरा टर्म चालू हुआ है, तब से हमने देखा है कि विपक्ष के जो ऑपोजिशन के जितने भी सारी पार्टीज हैं, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रहे हैं। उनको बहुत ही ज्यादा हर फ्रंट पर घेरा जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 2027 और 2028 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी लगता है ये सारी पार्टीज अभी से तैयार कर रही हैं, प्लेटफॉर्म एक तैयार कर रही हैं। डिफरेंट मोर्चों पर डिफरेंट तरीके से लोकसभा हुआ या राज्यसभा हुआ, वहां पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास
बिल्कुल भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। लोकसभा में भी उनके 240 ही मेंबर चुन के आए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अब अपना जो कदम है वो फूँक-फूँक के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो अभी की गवर्नमेंट चल रही है, वो पार्टीज मिला के गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि आपको पता है इस गवर्नमेंट में नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हुआ है। इसीलिए तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है एनडीए की, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तीसरी टर्म पूरा करने के सपने देख रहे हैं। इसी की वजह से शायद निर्मला सीतारमण ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया हुआ है, और ये स्पेशल पैकेज में विरोधी पक्षों की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से बोला जा रहा है कि ये जो बजट है वो स्पेशली बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बचाने के लिए बजट जो है ये पेश किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज्म भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो इसको डिफेंड करने में लगी हुई है, किस किस पार्टी को, किस किस स्टेट को और किस किस राज्य को कितना सारा बजट में पैसा और फंड बांटा गया है, ये ऑन द रिकॉर्ड डिजिट के साथ जो है, आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके या उनके जितने भी लीडर्स हैं उनके द्वारा पब्लिक में बताया जा रहा है। पब्लिक में ये जो है एक टाइप से जो नैरेटिव ऑपोजिशन पेश कर रहा है उसको क्रैकडाउन करने का, उसको तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देखते हैं हम कि जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना नॉमिनेशन सेकंड टर्म के लिए एज अ प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट पीछे लिया हुआ है, तब से हमने देखा है कि कमला हैरिस, ये जो डिप्टी प्रेसिडेंट है, अभी उप राष्ट्रपति अमेरिका की, इनका बहुत ही जोर शोर से नाम जो है राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी के लिए आगे किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा और नैन्सी पेलोसी, ये जो अमेरिका के पॉलिटिक्स में बड़े लीडर्स माने जाते हैं, इनका कमला हैरिस के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है। वो नहीं मानते कि कमला हैरिस जो है डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक बड़े लीडर को इस राष्ट्रपति चुनाव में हरा सकती हैं। नवंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में होने वाला है, तो ऐसा स्पेकुलेशन कहा जा रहा है कि बराक ओबामा की जो वाइफ हैं मिशेल ओबामा, वो कमला हैरिस को रिप्लेस कर सकती हैं, और वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका की जनता के सामने, पब्लिक के सामने आ सकती हैं, और कमला हैरिस का यहाँ पर पत्ता कट हो सकता है। तो आगे क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि विवेक रामास्वामी, ये जो ये जो रिपब्लिकन पार्टी के एक राष्ट्रपति के संभावित नॉमिनी थे, जिन्होंने नाम वापस कर लिया था और अपना जो है सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिकली उन्होंने जाहिर किया था, पब्लिकली अपना सपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया था, उन्होंने एक वर्डिक्ट प्रेडिक्ट किया हुआ है कि मिशेल ओबामा जो है वो इस पिक्चर में आ सकती है और कमला हैरिस का पत्ता कट हो सकता है। तो अमेरिका चुनाव होने में अभी 4 महीना बाकी है, 4 नवंबर 2024 को होने वाला है। उसमें क्या क्या अमेरिका की चुनाव में या अमेरिका के इलेक्शन में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।